कहानी बदलते आयाम। परिवार की 2 शादियों में सम्मिलित हो 10 दिन बाद आज सवेरे ही दिल्ली से मेरी वापसी हुई थी। कुछ देर परिवार के साथ बैठ चाय की चुस्कियों के बीच इधर उधर की बातें और शादियों का विवरण देती रही। अचानक याद आते ही पूछ बैठी, हाँ अब तुम बताओ, कैसी हुई अनुपम की शादी और बहू कैसी है? एकाएक सब गंभीर हो गए। मेरा बेटा बोला, बड़ा अनर्थ हो गया माँ। शादी के दूसरे ही दिन वीनू की मौत हो गई। दोस्तों के साथ वापस आ रहा था, रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया। इसी से अभी परिवार लौटा नहीं, गांव में ही रुका है। सुना है 13वीं के बाद लौटेंगे। मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। हे भगवान, ये कैसा वज्रपात कर दिया हंसते खेलते परिवार पर। अनुपम के पिता तिवारी जी हमारे पड़ोसी थे। 6 व्यक्तियों के परिवार में पति पत्नी सहित एक बेटी, 3 बेटे थे। अनुपम सबसे बड़ा और वीनू सबसे छोटा। जो बच्चे अपनी आंखों के सामने पलकर बड़े होते हैं, उनके साथ हुई अनहोनी को मन स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए मेरा मन बहुत विचलित हो उठा था। कई दिनों तक आंखों के सामने अनुपम, वीनू और तिवारी दंपति के चेहरे घूमते रहे। फिर धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। यह तो जीवन का सत्य है। कोई आए जाए, समय अपनी गति से चलता रहता है। वह कहाँ रुकता है किसी के लिए। 20 दिन बाद जब तिवारी परिवार गांव से वापस लौट आया तो पड़ोसी होने के नाते मैं उनका दर्द बांटने उनके घर पहुंची। जैसा कि स्वाभाविक था, घर का प्रत्येक व्यक्ति दुख के अथाह सागर में डूबा था। बहुत देर बैठी उनका दुख बांटती, सांत्वना देती और समझाती रही। जब चलने लगी तो पूछा, अनुपम की बहू क्या वापस चली गई? नहीं, उधर कमरे में है, अनुपम की बहन ने उत्तर दिया। वाणी और आंखों में उपेक्षा का भाव छिप नहीं सका, मानो इस सब के लिए बहू ही जिम्मेदार थी। मैं बात को टाल कमरे की ओर बढ़ गई। छरहरे शरीर की एक गोरी उदास लड़की मुझे देख उठ खड़ी हुई। आगे बढ़ उसका हाथ थाम मैंने धीरे से कहा, संयम मत खोना बेटी, यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। धीरे धीरे समय घावों को भर देगा, तब सब सामान्य हो जाएगा। मेरे स्नेह तथा अपनत्व भरे स्पर्श का सहारा पा उसने सूनी उदास आंखें मेरी ओर उठाई तो मन द्रवित हो उठा। उन आंखों से झांकती मौन पीड़ा कह रही थी कि वह एक ऐसे सलीब पर टंगी है जहां उसके अकेलेपन की व्यथा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पहाड़ से दुख के समय इस नए माहौल में उसके प्रति यह उपेक्षा क्या वांछनीय है? क्या इस समय उसे प्रेम और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत नहीं? मेरी बात सुन जी कहे उसने पुनः निगाहें झुका ली। शायद धैर्य की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहती थी। फिर प्रति उत्तर का लाभ भी क्या था? उन आंखों की मौन भाषा ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैं फिर आने का वादा कर लौट आई थी। घर तो आ गई, पर मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार एक उदास मासूम चेहरा आंखों के सामने आता रहा। रात को बिस्तर पर लेटी तो आंखें मूंदते ही अचानक उस उदास चेहरे के पीछे एक दूसरी वात्सल्यमयी सौम्य आकृति आ खड़ी हुई। तब मन स्मृति पटल के अनेक पृष्ठ पलटने को मचल उठा। कुछ यादें जीवन से इतनी गहरी जुड़ी होती हैं कि समय का लंबा अंतराल भी उन्हें तोड़ या मिटा नहीं पाता। तो मैं 30 वर्ष लांघ अतीत में पहुंच गई। विवाह के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो पाया कि चाची सास के साथ हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा जी की मृत्यु अपनी शादी के 10 वर्ष बाद ही किसी दुर्घटना में हो गई थी। बड़े होने के नाते बाबूजी ने छोटे भाई के परिवार का भार सहर्ष स्वीकार कर लिया था। चाची जी तभी से पुरानी खानदानी हवेली में रहती थी। ससुर जी सर्विस में होने के कारण अपने परिवार के साथ कभी कहीं विभिन्न शहरों में घूमते रहते। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार माँ जी पर था। अपने बेटे बेटी के साथ चाची जी के 3 बेटों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाल ली थी। हवेली में रह चाची जी ही खानदानी जमीन
जायदाद की देखभाल करती। जो भी आमदनी होती उसमें से अपना खर्च निकाल बाकी सब जेठ जी के पास भेज देती। परिवार का कोई भी बड़ा कार्य, शादी ब्याह आदि चाची जी के पास ही जाकर होता। माँ जी बताती, चाचा जी की मृत्यु के बाद अपने बच्चों को आंचल के साये में समेट चाची पति के गम को पी गई थी चुपचाप। मेरी शादी के 2 वर्ष बाद चाची जी के बड़े बेटे के इंजीनियर बनते ही बाबूजी ने उसकी शादी तय कर दी और हम सब 2 महीने बाद गौरव की शादी के लिए चाची जी के पास पहुंच गए। सब कुछ तो बाबूजी को ही करना था, वही तो घर के बड़े बुजुर्ग थे। माँ जी चाची जी के साथ मिलकर बड़े उत्साह से सब इंतजाम देख सुन रही थी। चाची जी का उत्साह देखते ही बन रहा था। कभी कभी हंसकर बातों बातों में कहती, देखो भाई रानी बहू, अब जिठानी बनी हो तो तुम्हें ही समझाने सिखाने होंगे देवरानी को अपने घर के संस्कार आदि। मैं भी हंसकर उत्तर देती, आप चिंता ना करें, बड़ी बनी हूँ तो बड़प्पन निभाना ही होगा। यूं ही हंसी खुशी के बीच बारात जाने का दिन भी आ गया। बारात बस द्वारा आगरा से देहरादून जानी थी, सो भोर में ही मंगल गीतों के बीच बारात ने प्रस्थान किया। दिन मांगलिक रस्मों और रात हंसी ठिठोली और नृत्य संगीत में बीत गई। दूसरे दिन सवेरे ही मेरे पति का फोन आया, विवाह भली भांति संपन्न हो गया। बारात शाम 4 बजे तक घर वापस पहुंच जाएगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रात्रि जागरण की थकान और आलस्य भूल नई बहू के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। चाची जी के चेहरे से तो खुशी छलक छलक पड़ रही थी। बार बार दृष्टि घड़ी की ओर उठ जाती, मानो समय बीत ही नहीं रहा। किसी तरह शाम के 4 बजे और अब जरा सी आहट पर सभी की निगाहें द्वार की ओर पहुंचने लगी। धीरे धीरे 5, 6, 7 और फिर 8 भी बज गए। अब सबकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिर इतनी देर कैसे हो रही है? कहीं रास्ते में बस तो खराब नहीं हो गई? शायद रास्ते में चाय नाश्ते को रुके हों और मस्ती में समय का ध्यान ही न रहा हो। पर इतनी देर तो नहीं करनी चाहिए थी। जितने मुंह उतनी बातें, सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कह रहे थे। रात 9 बजे फोन आया, बस के साथ चल रही कार का एक्सीडेंट हो गया है, देर से घर पहुंचेगी। सबके चेहरे फक पड़ गए। चाची जी का रंग पीला पड़ गया, मानो शरीर से एक एक बूंद खून निचुड़ गया हो। वह पलटी और पूजा गृह का द्वार बंद कर लिया। पर हाय रे विधाता, तू ना पिघला एक माँ की कातर पुकार पर भी। रात 2 बजे गौरव का निर्जीव शरीर ले बारात वापस लौट आई। सबके पीछे उतरी थर-थर कांपती भीत हिरनी सी नई बहू आंखें फाड़े विस्फारित नेत्रों से पति के निर्जीव चेहरे पर दृष्टि गड़ाए लाल जोड़े में वह नवविवाहिता चुपचाप आ खड़ी हुई। पर आरती का स्वागत थाल संजोने वाली सास पूजा गृह का द्वार बंद किए बैठी रही। आह, कैसा हृदय विदारक दृश्य था। बहुत पुकारने पर भी चाची जी बेटे के अंतिम दर्शन को भी बाहर नहीं आई। 4 दिन पूजा गृह यूं ही बंद रहा। तब 5वें दिन ससुर जी ने द्वार पर जाकर पुकारा, छोटी बहू दरवाजा खोलो। कुछ क्षण बाद द्वार खुला। भावहीन मुख और सूनी आंखों के करुण क्रंदन को सहने का ताव किसमें था भला। बूढ़े जेठ छोटी बहू के सिर पर हाथ रख रो पड़े। सांत्वना के शब्द तो मानो चुप गए थे। द्वार तो खुल गया था पूजा गृह का, किंतु चाची बाहर नहीं आई थी। वही चटाई पर आंखें मूंदे पड़ी रहती, न खाना न पीना। माँ जी जब बहुत जोर डालती तो कभी चाय कभी नींबू पानी ले लेती। बस उधर नई बहू उमा का हृदय रिश्तेदारों और आने जाने वालों के दबी जबान में कहे व्यंग बाणों से छलनी होता रहता। पर वह पत्थर बनी सजल नेत्रों से पृथ्वी को निहारती चुपचाप बैठी रहती। 8 दिन यूं ही बीत गए। उस दिन उमा के पिताजी ने उसे वापस ले जाने का प्रस्ताव रखा तो मुझे चाची जी से पूछने भेजा गया। बड़ी हिम्मत जुटा मैंने चाची जी से पूछा तो एक वाक्य में उत्तर मिला, अभी नहीं, 13वीं के बाद। 13 दिन कैसे कटे बताना बहुत कठिन है। 13वीं के दूसरे दिन
सवेरे जब मैं चाची जी के लिए चाय लेकर पहुंची तो वे बैठी थी, किंतु सूजीलाल आंखें बता रही थी कि वे रात भर सो नहीं पाई हैं। प्याला हाथ में थाम वे थके स्वर में बोली, बहू रानी, अब मुझ में तो शक्ति नहीं है। जेठ जी, दादी, समधी जी और नई बहू को यहीं लिवा लाओ। माँ जी सबको ले चाची के पास पहुंची और सब नीचे बिछे फर्श पर ही बैठ गए। 10 मिनट बाद मौन तोड़ चाची जी का संयत स्वर उभरा, समधी जी, बेटों के बड़े होते ही माँ बाप अपने बुढ़ापे को खुशियों से सराबोर समझने लगते हैं, पर क्या सभी के सपने और कल्पनाएं साकार रूप ले पाते हैं? कुछ ऐसे अभागे भी हैं संसार में जिनके सपने रेत के महल की भांति बिखर जाते हैं, किंतु मैं उन्हें बिखरने नहीं दूंगी। जो खो चुकी हूँ उससे अधिक खोने की हिम्मत अब मुझ में नहीं बची है। उमा अब इस घर की बहू है। आप ले तो जा रहे हैं, पर जब हम बुलाएं भेज दीजिएगा। कक्ष में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें गंगा जमुना बनी थी, पर चाची जी की सूनी आंखों में न जाने कैसा दृढ़तापूर्ण आत्मविश्वास भरा था। हिचकियों के बीच उमा के पिता बोले, उमा बेटी, पैर पकड़ ले अपनी देवी जैसी सासू माँ के। नहीं समधी जी, माँ को सिर्फ माँ ही रहने दीजिए। माँ तो केवल माँ है, उसे देवी और सास जैसे विश्लेषणों में मत बांटिए। चलते समय भविष्य के प्रति आश्वस्त उमा अपनी अभयदानी सासू माँ के पैर आंसुओं से भिगोती रही और वे अपने आंसुओं को आंखों में ही पी उसके सिर पर वात्सल्यपूर्ण हाथ फेरती रही। आहत मातृत्व में भीगे उस दर्द के रिश्ते की इस विदाई को देख सभी की आंखें नम थी। कदाचित उनका भगवान भी अवश्य रो पड़ा होगा। अपने क्रूर कृत्य पर उमा पिता के साथ वापस चली गई थी। चाची जी का दूसरा बेटा सौरभ प्रतियोगी परीक्षा पास कर ट्रेनिंग पर जा रहा था। सौरभ नए विचारों का सुलझा हुआ युवक था। उसके विचार से उमा निर्दोष थी। इस अनहोनी के लिए दोषी था गौरव का भाग्य, जो ईश्वर के यहाँ से वह इतनी कम आयु लेकर आया था। माँ की आज्ञा मान वह विवाह को राजी हो गया। साल भर बाद सौरभ की ट्रेनिंग पूरी होते ही एक साधारण समारोह में सौरभ उमा परिणय सूत्र में बंध गए और उमा बहू बन फिर से घर में आ गई थी। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। इस आयु में रूढ़ियों और अंधविश्वास के विरुद्ध इतना सशक्त साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा चाची जी के मन में आई कहाँ से? वे धीरे धीरे अंतर्मुखी होती गई, पर बहू उमा को यह एहसास कभी नहीं होने दिया कि वह घर में अवांछित है। हर कदम पर वे बेटे बहू की ढाल बन खड़ी रही। इस शादी के बाद कभी किसी ने गौरव का नाम उनके मुंह से नहीं सुना। कभी जिक्र आ भी जाता तो वह बहाने से टाल जाती। कभी कभी एकांत क्षणों में शायद गौरव उनकी ममता को झकझोर जाता, तब उनकी आंखें अनायास ही भीग उठती। ऐसे समय यदि कोई पूछ लेता, क्या हुआ माँ जी, तो वे सहजता से कह देती, शायद आंख में कुछ गिर गया है। 2 वर्ष बाद जब उमा की गोद में बेटा आ गया था तो उनकी आंखों में शांति तिर आई थी। बेटे के गम को वे पी तो गई थी दुनिया के सामने, पर सत्य यह था कि उस आग में वह तिल तिल मर रही थी। स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और 3 वर्ष बाद अपने गम को हृदय में संजोए वे बेटे की खोज में अनंत यात्रा पर चली गई। मौत की खबर पा माँ जी रो पड़ी थी। चलो अच्छा हुआ, अपनी लाश ढोने से मुक्ति तो मिली छोटी को। उमा सौरभ आज सुखी दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। एक बेटे बेटी के साथ छोटा सा सुखी परिवार है उनका। पर सासू माँ का जिक्र आते ही उमा की आंखें भीग जाती हैं। पराई बेटी के लिए इतना दर्द कि अपना दर्द और गम समेट हृदय के किसी गहरे अंधेरे कोटर में दफन कर दिया। ऐसी महान ममतामयी नारी की स्मृतियाँ संजोते संजोते सजनों का ही नहीं परायों का मस्तक भी नत हो जाता है। काश इतनी शक्ति और हिम्मत सभी में होती तो आज अनुपम की बहू जैसी अनेक युवतियों को न तो दोषी माना जाता समाज में और न ही वह किसी अपराध बोध से ग्रसित होती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल न भूलें। कहानी सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।